Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. I hope you all are doing well. Now as you can see here, this is our part 6 of the same chapter, chapter 18 relative pronouns. Part 6 में हम study कर रहे हैं agreement of the relative pronoun and its antecedent. Means relative pronoun का agreement with its antecedent जो कि same sentence में use हो रहे होंगे, वो उसका हम रूल देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन का. ऑल्सो रिलेटिव प्रोनाउन का अग्रीमेंट विद इट्स एंटीसीडेंट से मतलब यहाँ पर है कि जो सेंटेंस होता है एक कंप्लीट सेंटेंस, उसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा होगा, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा जिसको वो रेफ़र कर रहा है सेंटेंस में, जो भी नाउन या प्रोनाउन को रेफ़र कर रहा होगा, उस नाउन या प्रोनाउन मीन्स उस एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगा कि जो सेंटेंस में वर्ब आ रहा है आफ्टर दैट रिलेटिव प्रोनाउन, उसका फॉर्म कैसा होगा, सिंगुलर, प्लूरल एंड अदर मोर थिंग्स. वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे, तब आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा ये टॉपिक जो है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विद निदा फॉर मोर रिलेवेंट वीडियोज एंड यूजफुल कंटेंट. तो हमारा टॉपिक है अग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट. यहाँ पर इन्होंने पहले ही रूल बता दिया है 165, पॉइंट नंबर 165. एज द रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउन. ये क्लियर है हमें, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसको रेफ़र करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में जिसकी ऑलरेडी बात चल रही होगी, जिसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, उस नाउन और प्रोनाउन को जिसको हमारा रिलेटिव प्रोनाउन रेफ़र करता है. ओके, पॉइंट आउट करता है उसकी तरफ, जैसे हम एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, उसको हम एंटीसीडेंट बोल सकते हैं. इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट्स एंटीसीडेंट. ये कह रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा सेम नंबर और पर्सन में होना चाहिए. नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, इसके बारे में हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, वो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं. सो ये बोल रहे हैं कि वो इसका एग्रीमेंट से ऑब्वियसली इनका मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसका जो एंटीसीडेंट होना चाहिए वो सेम नंबर और पर्सन में होना चाहिए. अभी हमें ये कैसे पता चलेगा, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये पता चलता है वर्ब से. बिकॉज जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये दो एग्जाम्पल्स, द बॉय हु, द बॉयज़ हु. अब यहाँ पर दोनों में हु है, तो रिलेटिव प्रोनाउन और ये जो एंटीसीडेंट है जिसको ये रेफ़र कर रहा है, बॉयज़ को, इस नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन हु रेफ़र कर रहा है. सो ये तो सिमिलर है दोनों में, तो फिर ये कैसे पता चला कि इसका अग्रीमेंट का कैसे पता चलेगा, ये हमारा पता चलेगा जो आगे सेंटेंस में वर्ब आ रहा है उससे, कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल फॉर्म में है. एंड ओके, सो यहाँ से हम देख सकते हैं, रिमेंबर दैट द वर्ब शोज द नंबर एंड पर्सन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन. सो क्लियरली रिलेटिव प्रोनाउन हु में कोई चेंज नहीं आया है, हु एज इट इज़ है. लेकिन जब हमारा एंटीसीडेंट का फॉर्म चेंज हुआ है तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके वर्ब में. सो द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड. सो बॉय के साथ वॉज यूज़ हुआ यहाँ पर बिकॉज सिंगुलर है, अगर प्लूरल होगा तो वर यूज़ होगा. सो द बॉयज़ हु वर लेजी वर पनिश्ड. ओके, सो हु तो सेम है, बट अकॉर्डिंग टू दिस एंटीसीडेंट क्या यहाँ पर चेंज देखने को मिला वर्ब में, जैसे यहाँ पे बताया गया. सो यही यहाँ पर एक कंडीशन है जो हमारे एग्जाम्पल्स में यहाँ पर दी हुई है. और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई हु एम योर किंग. अभी यहाँ पर आई जो है, आई को रेफ़र किया हु ने, हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि हमारा आई को रिलेट कर रहा है, ये हमारा एंटीसीडेंट हो जाता है आई. अभी आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, इज़ एम आर में आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं. सो इसीलिए एंटीसीडेंट पे डिपेंड करा ये वर्ब कि ये किस फॉर्म में होगा. यहाँ पर इज़ नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज हु इज़ योर किंग, क्योंकि हम यहाँ हु को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि एंटीसीडेंट क्या है. सो आई हु एम योर किंग विल लीड यू. फाइन. आई एम द पर्सन दैट, अभी पर्सन यहाँ पे सिंगुलर में ही है, आई एम द पर्सन सिंगुलर दैट इज़ टू ब्लेम. फाइन. सो ये यहाँ पर आप वर्ब के फॉर्म देख सकते हैं, यही यहाँ पर अग्रीमेंट की बात बोली गई है. ओके, और भी ये सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं, ये आप रीड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यू को लेके, यू हु सीक विजडम शुड बी हम्बल. यू हु, अब यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन हु आ जाता है जिसका एंटीसीडेंट यहाँ पर यू हो जाता है. अब यहाँ पर वर्ब जो है वो सीक, सीख किसके लिए, प्लूरल के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है. अगर सिंगुलर होता तो सीक्स आ सकता था. ओके, ये आई होप आपको ये रूल पता होगा इसका. ओके, यू हु सीक विजडम
शुड बी हम्बल। ओके, ही दैट इज, ही के लिए इज, दैट इज नॉट विद मी इज अगेंस्ट मी। यहाँ पर सिमिलर चीज़ दी हुई है, ही दैट ईट्स। अब यहाँ पर ईट्स आया, ईट्स किसके लिए यूज़ होता है? ईट्स हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है ना वर्ब का, अगर ईट होता तो वो प्लूरल हो जाता। सो यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर है, एंटीसीडेंट ऑफ दैट। सो यहाँ पर एंटीसीडेंट पे डिपेंड करा ये वर्ब। ही दैट ईट्स टिल ही इज सिक मस्ट फास्ट टिल ही इज वेल। फाइन, सो ये सभी सिमिलर एग्जाम्पल्स है। दे हु लिव, लिव, ठीक है, ना कि लिव्स। दे हु सीक, फाइन, दे हु सीक ओनली फॉर फॉल्ट्स, सी नथिंग एल्स। अदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, द फ्लावर्स, प्लूरल है, विच, अभी फ्लावर्स के लिए विच यूज़ हुआ। अब यहाँ पर हु और विच में डिफरेंस हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, हु, विच और दैट किनके साथ यूज़ होता है। द फ्लावर्स विच ग्रो, फ्लावर्स प्लूरल है, सो ग्रो इन आर गार्डन्स आर नॉट फॉर सेल, आर नॉट फॉर सेल। सो एक क्लियर है सिंगुलर और प्लूरल वाली जो चीज़ है, नंबर जिसको बोलते हैं। नाउ लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज़ द ओनली वन। अब यहाँ वन आप इटैलिक्स में देख सकते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है? दिस इज़ द ओनली, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स, मतलब उसकी जितनी भी पोएम्स हैं उस ग्रुप ऑफ पोएम्स में से सिर्फ एक की बात हो रही है। यहाँ पे उस ग्रुप ऑफ पोएम में से एक की बात हो रही है, दैट इज़ वर्थ रीडिंग। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज़ वर्थ रीडिंग। वो एक पोएम है जो रीडिंग के वर्थ है, सो दैट इज़ आया यहाँ पे। इसका मीनिंग यही है, ऑफ हिज पोएम्स, दिस इज़ द ओनली वन दैट इज़ वर्थ रीडिंग। ओके, ओनली वन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अभी केस की बात आ जाती है जो हम पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं, अभी यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जो केस होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल हु की बात कर लेते हैं। जैसा हमने पार्ट 1 में देखा था, हु के जो केस के अकॉर्डिंग फॉर्म्स चेंज होते हैं। अगर नॉमिनेटिव केस है, एक्यूजेटिव है, या फिर पॉजेसिव, जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, पॉजेसिव। ओके, सो नॉमिनेटिव केस में हु का फॉर्म हु रहता है, एक्यूजेटिव में हमारा बन जाता है हुम, एंड पॉजेसिव या फिर जेनेटिव केस की जब बात आ जाती है पोजेशन की, तो हुज। हु इज़ फॉर जो, मतलब जो कर रहा है, नॉमिनेटिव केस में होगा। एक्यूजेटिव मीन्स ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ओके, मतलब हुम, जिस यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, रमा इज़ द बॉय हुम आई वॉन्ट, जिसको। ओके, रमा इज़ द बॉय हु डिड इट, रमा ने किया, एंड रमा को चाहना। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव हमारा ये सेकंड वाला है, और फर्स्ट नॉमिनेटिव केस में है। उसके अकॉर्डिंग केस ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करता है इट्स रिलेशन टू द वर्ब। अब यहाँ पर केस किस पर डिपेंड कर रहा है? बिकॉज फर्स्ट हाफ जो है सेंटेंस का, रमा इज़ द बॉय, रमा इज़ द बॉय, ये तो सिमिलर है, बट हु और हुम ये हमने कैसे डिसाइड किया? बिकॉज आगे जो क्लॉज जिसमें वो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा होगा, क्लॉज इन विच इट अकर, ओके, इस पर डिपेंड कर रहा है। रमा ने किया, डिड इट मीन्स रमा इज़ द बॉय हु डिड इट, रमा इज़ द बॉय हुम आई वॉन्ट, जिसको मैं चाहता हूँ। रमा इज़ द बॉय हुज, अब यहाँ पर हुज क्यों आ गया? बिकॉज पेंसिल, आई हैव अ पेंसिल, वो किसकी है? रमा की। रमा इज़ द बॉय हुज पेंसिल, उसकी पेंसिल आई हैव। रमा इज़ द बॉय टू हुम, जिससे मैं बात करता हूँ या करती हूँ। रमा इज़ द बॉय टू हुम, अब यहाँ पर टू यूज़ हुआ हुम के साथ, ये आप सेंस से समझ सकते हैं सेंटेंस का मीनिंग। आई स्पोक टू रमा। ओके, ही हुम वी वर्शिप, ही जिसको हम वर्शिप करते हैं, इबादत करना, पूजा करना, जिसकी हम वर्शिप करते हैं, ही हुम वी वर्शिप। बाय हुज गिफ्ट, उसके गिफ्ट, अब यहाँ पर पॉजिटिव केस में है, बाय हुज गिफ्ट वी लिव, ओके, इज द लॉर्ड। फाइन, आई होप ये केस जो है इसका आपको समझ आ गया होगा, जो पूरा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन का, एग्रीमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? वर्ब जो आ रहा है सेंटेंस में, ओके, उस पर डिपेंड कर रहा है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। आई एंड अप हियर टुडे। थैंक you so much for being here. Please do like this video and subscribe to my channel. Press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.